गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। अ, जैसा आपको पता है कि हम लोग इस वेबिनार सीरीज में लगातार नए-नए विभिन्न जो शिक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, शिक्षा से जुड़े हुए आयाम हैं, उन टॉपिक्स को लेकर के हमारे साथ नए-नए एक्सपर्ट्स के साथ हम हर रोज़ आपके साथ जुड़ रहे हैं और कुछ न कुछ नई बातें सीख रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने पिछले 3 दिनों में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उस पर चर्चा की। हमारे साथ लगातार 3 दिन तक अलग-अलग देश के कोनों से मेहमान जुड़े और साथ में हमारे साथ जो है लोग भी जुड़े जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। अ, आज आप देखेंगे कि किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपके साथ जो नॉलेज है, नॉलेज के साथ-साथ आपकी पर्सनैलिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। केवल आपके पास बहुत सारी नॉलेज बट अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, अगर आपका व्यक्तित्व आकर्षक नहीं है, अगर आप लोगों को अपने व्यक्तित्व से आकर्षित नहीं कर सकते हैं, तो शायद आपको उतना जितना रिस्पेक्ट जितना आपको जो है मिलना चाहिए, वो शायद आपको नहीं मिल पाता है। सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हो, किस तरीके की पर्सनैलिटीज़ जो है वो सबसे परफेक्ट पर्सनैलिटीज़ मानी जाती हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक्सप्लोर कैनवास की डायरेक्टर मैडम लीना बिज्जी उपस्थित हैं हमारे साथ में। लीना मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार पुनः आप इससे पहले भी हमारे चैनल पर आ चुकी हैं और हमारे दर्शकों को आपके जो वेबिनार हैं बहुत पसंद आए हैं, बहुत अच्छे फीडबैक उन्होंने दिए हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम ये 3 दिन का एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को, जिसमें आज हम लीना विज मैम के साथ में कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करेंगे। कल का हमारा जो वेबिनार होगा वो हमारा बेस्ड होगा जेस्चर्स एंड लैंग्वेज पर, बॉडी जेस्चर्स एंड लैंग्वेज पर, और थर्ड डे का हमारा जो वेबिनार होगा इट विल बी बेस्ड ऑन टाइम मैनेजमेंट। तो ये वैसे तो पर्सनैलिटी में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, जो साथ में हम लोग डिस्कस भी करेंगे, बट बेसिकली हमारे जो ये 3 जो मेन पिलर्स हैं इन पर हम बात करने के लिए 3 दिन लगातार इसी समय 4 बजे से 5 बजे तक इस चैनल पर उपस्थित रहेंगे। 4 to 5 वी विल बी हियर लाइव टू डिस्कस ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सो लीना विज मैम के बारे में हमारे बहुत सारे दर्शक जो है वो जानते हैं, ऑलरेडी हम उनको परिचित करा चुके हैं, उनका परिचय करा चुके हैं अपने दर्शकों के साथ, बट हमारे साथ हर बार कुछ नए दर्शक जुड़ते हैं। आज हमारे साथ फिलीपींस से भी दर्शक जुड़े हुए हैं, कतर से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से दर्शक जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो है युगांडा से दर्शक जुड़े हुए हैं, मोरक्को से दर्शक जुड़े हुए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैडम लीना विज जी इज़ द फाउंडर director of Explore Canvas, that is a counseling center in Lucknow, heart of city, that is situated in the Hazratganj. Madam was a teacher of biology and also dealing with the National Adult Education Program. आफ्टर दैट उन्होंने VRS ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, और उसके बाद मैडम ने काउंसलिंग फील्ड में काम करना शुरू किया। सो मैडम रिसोर्स पर्सन है एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम की NCERT की तरफ से। ग्लोबल काउंसलर सर्टिफिकेशन है मैडम का यूनिवर्सिटी यूनिवेराइटी यूनिवर्सिटी UCLA एक्सटेंशन प्रोग्राम। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी। एडवांस ट्रेनिंग फॉर नेशनल रिसोर्स पर्सन्स ऑफ AEP NCERT. Madam also trained on POSCO Act 2012. That is very important point. POSCO Act is very important nowadays. Safety and security of adolescents got trained at NIPCCD, trained on child mental health, NIPCCD, life coach certification, आर्ट्स ऑफ कॉन्शियस पेरेंटिंग सर्टिफिकेशन। और बहुत जल्दी हम लोग मैडम के साथ मिलकर के एक पेरेंटिंग का भी 3 दिन का वर्कशॉप कराने की प्लानिंग चल रही है हम लोगों की पेरेंटिंग पर। माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिशनर, ड्रीम इंटरप्रिटेशन एंड मिस्टिक मैसेज डिकोडिंग सर्टिफिकेशन, और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है मैडम की हमारे पास जो
मैडम से अभी आप बात करेंगे, अभी मैडम आपसे बात करेंगी तो आपको खुद ये एहसास हो जाएगा कि और कितनी लिस्ट लंबी हो सकती है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने दर्शकों के साथ मैडम के साथ जुड़ना चाहूँगा। मैडम लीना विज जी, आपका एक बार पुनः स्वागत के साथ मैं आपको हैंडल करता हूँ। तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं लीना विग और मैं ग्लोबल सर्टिफाइड काउंसलर हूँ और अरशद जी ने काफ़ी लंबा मेरा डिस्क्रिप्शन दिया है, बट आई एम अ पैशनेट काउंसलर, आई कैन से दैट। और मैं आज हम बहुत ही एक अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। वैसे तो सभी कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, although I got this topic, that is the communication skill, today to discuss with you all. But before switching to the communication skill, I should I want to explain you what is the why it is called the one personality trait. Personality development is a kind of thing that we need to develop due for the success in the life, to achieve your goals, achieve our goals in life. The personality development defines the three qualities that is called ABC. Now I will explain what is A. What is A means your appearance, your attitude, your aptitude. And appearance, you all know how you looks, how what are your looks and how you appears to the society, to the people, and you all know that. And I want to explain two concepts, that is the attitude and aptitude. What is attitude? Attitude is the kind of thing, the way in which you think, you feel, you behave, your opinion, your disposition, I can say that, about some people, about the places, about the events, and about the things surrounds you. And attitude is this thing. And now aptitude is a kind of innate thing, that is your talent, your natural ability, or your skill, we can say that. And it's a kind of the tendency, your inclination, I can say. So aptitude and attitude, these are defined, and these are the things we need in our personality. This is the first aspect of personality. Now the second is the B. How I define B? Your behavior. How you behave. Behavior is a kind of thing, that is the action mode. How you think, how you look, how your thought process. These are the things, and how you behave with others, that is your action mode. It's a kind of I can say that it's an action part. How you act, and your action, your mannerism, and everything, I can say that. And the benevolence, I can define benevolence is a kind of act of kindness, and it's a desire to be good to others, and your goodwill, that is also in the under the personality development. Now comes the third concept, that is benignity. Benignity means your tolerance, your negotiation. How you able to negotiate with others, how you have some kind of tolerance, you have some selflessness, and your gracious act, that we can say your gracious act is well defined in the benignity. And these are the things we define in the B. Now comes to the C concept. C is nothing. C is your clarity of thoughts, clarity of talks, clarity of your behavior, how much you are clear in your thought process. And clarity is a person who is clear in their mind. Others can understand better them. uh, I can say that easy to understand, you will be easy to understand. And this confidence is an the thing, that is the your strong belief about self, personality, self ability. That is your excuse me, that is your confidence. It's a kind of, as I explained in my previous presentation, that there is a very minute difference between the self esteem and self confidence.
self-esteem, I described that self-esteem is an innate thing. How you look, how you have impression for self, and confidence, how you behave to the outside world, to the environment. And this confidence can be built if you have self esteem in you. अगर आप में सेल्फ एस्टीम है तब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट भी होंगे. And through practice you can learn so many things. And the last but not least C is content. Countenance. Countenance means your appearance, that we will talk tomorrow about the body language. That is very important aspect of the personality. Now this defines the personality, and personality development is required. Now I will switch to the concept that I have to discuss with you, that is the communication skill. Communication, we can say that it is a very important soft skill we need to develop in ourselves, because the communication means your unconscious, your conscious, जानकर और बिना जाने, with intention, without intention, how your feelings, your behavior, your feelings, your belief system is are expressed to the outside world. And communication skill have two heads, that is the verbal communication, which I am talking with you through the digital mode, and one is the non-verbal thing. Non-verbal aspect is very important aspect, and we will discuss tomorrow, that is under the body gestures and body language. But communication ka means, what is the communication? We have to communicate to the outside world through different modes, that is your words, your sounds, and you express yourself to others in the way. And this is very much required nowadays, because you will learn through my presentation that communication skill are lacking in our engineer. So many engineers, so many MBA students are unemployed nowadays, although they have done their degrees from a very good organization, but still they are not getting the jobs. This is the main aspect, that they don't have the proper communication skill, proper communication skill, proper body language, and they are not able to manage their time in a way what is expected from them. So this is the main skill we need to learn about that, because in this, best communicator is always best listener. You need to be very good listener if you want to be a good communicator, because you need to focus, you need to pay attention, you need to perceive the concept in the way that is expected from you, and then you will be able to interpret, to communicate in a very effective way. Most of the time we use the thing that is hearing. We are nowadays only hear, sunte hai hum, that is the only sound, but we never focus on the concept, on the theme of that particular sound, that is the listening. We need to pay attention to the meaning, what is being delivered. As we know that the communication is a thing that I think you all know that what is communication. Communication, there is one sender, there is one receiver, and beech mein there is a medium, and then the medium there are so many barriers, and we will discuss what are those barriers also. If the sender wants to convey some information through any mode, थ्रू डिजिटल मोड, जैसे हम आज आपके साथ बात कर रहे हैं, या फिर हम फेस टू फेस आमने सामने बात कर रहे हैं, तो हम कम्युनिकेट करते हैं कोई इंफॉर्मेशन को और रिसीवर उसको ग्रास्प करते हैं. तो रिसीवर ग्रास्प तभी 100% करेगा जब उसका प्रॉपर लिसनिंग स्किल होगा और उसका परसेप्शन बहुत अच्छा होगा उस कॉन्सेप्ट के लिए. तो hearing and listening, these are the two concepts. We need not to hear, because it's not a sound, it's the verbal note. Somebody is saying you, somebody is conveying you some message. So we need to pay some attention to that message.
एंड ये एक फैक्ट भी है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट लिसन विद द इंटेंट। हम लोग किसी भी बात को सुनने के लिए नहीं सुनते हैं, हम उसको जवाब देने के लिए ही सुनते हैं। अभी वो पर्सन अपनी मैसेज को कन्वे कर रहा है, वी स्टार्ट गिविंग सजेशंस, एंड ये एक नॉर्मल ट्रेंड है, क्योंकि हम उसके मैसेज को, हम उसके फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, और हमारा इंटेंशन केवल क्या है, वी वांट टू गिव द रिप्लाई, एंड दिस शुड नॉट बी, this is not a good thing, and you will not enhance your communication skill if you do this. So most of the people don't listen with the intent to listen, they only listen to give reply. Now first we will discuss the verbal communication. Today we will discuss that verbal communication is very important because it's a kind of positive reinforcement. Positive reinforcement means one person is advising something, one person is conveying some kind of feedback, one person is giving the discipline instructions. Most of the bosses give instructions to the staff how to behave, how to be, what are the rules and regulations of the office, and induction kind of thing. It's a kind of verbal communication is always for the positive reinforcement. If it is in a very nice way, it's in a positive way. Most of the people get motivation through the verbal communication. Teacher motivate their children, and peer group motivate their peer friends, and in this way parents are motivating their children through the verbal communication. In this way we are recognizing, we are countering sometimes we counter some objections, we sometimes we give the training through verbal communication, and we always give some kind of affirmative praise, enthusiastic praises we give most of the time, जिसको हम कहते हैं positive reinforcement. And when you are getting this kind of thing, तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा remember करना है details को. What are the details? जो व्यक्ति हमसे बात कर रहा है उसकी डिटेल्स क्या है, वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, हमें उस पर फोकस करना है. सेकेंड इज वी नीड टू आस्क, अगर हमें कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है हमें उससे कुछ पूछना है कि इसका मतलब क्या है, आप क्या कन्वे करना चाहते हो. इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू कैन आस्क सम काइंड ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज कम्युनिकेशन इज बेस्ट when it is two way from both side. इंटरएक्टिव क्लास हमेशा अच्छी होती है, हम जानते हैं इस बात को. एंड देन कम्स द रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन मीन्स वी हैव टू how other person looks, how his or her mood क्या है उसका, क्या वो एंग्री है, क्या वो अपसेट है, या वो बहुत हैप्पी है, या वो कंटेंटेड है. वी हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स. दिस इज कॉल्ड द मिररिंग. Now the paraphrasing. Paraphrasing means excuse me, what you have heard using your own words. अगर आपने कोई मैसेज को सुना तो आप उसको अपने अंदर कौन से वर्ड्स के बीच, कौन से वर्ड्स को यूज करके उसको डिफाइन करेंगे टू सेल्फ. दैट इज कॉल्ड द पैराफ्रेजिंग. एंड द थर्ड इज द प्राइम. प्राइम मीन्स व्हाट द पर्सन विल, वो पर्सन क्या सोच के ये कम्युनिकेशन कर रहा है. अगर हम कम्युनिकेशन को सुनते समय, हम किसी की बात को सुनते समय इन तीन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि गुड कम्युनिकेटर इज ऑलवेज एक्टिव लिसनर. तो वी हैव टू समराइज ऑल द थिंग्स, देन वी कैन डू द वर्बल कम्युनिकेशन इन द वे. नाउ there is one another mode that is called non-verbal communication. Non-verbal communication is very important in the communication skill, and we will discuss tomorrow in detail about all these things. That you should take the when you are listening to somebody, you can give a smile always. You should have smile on your face. It enlighten the other person also, and your head movement should be like that you are listening enthusiastically to that person, and you can maintain a good eye contact while listening to another person. And your posture should also define yourself, that you should be not like bending your shoulders and your head
bow down your head. You should not do such kind of thing. And reflecting facial expressions, your facial expression should match with your verbal communication. And focus, you should be focused while listening to other. ये जो skills हैं non verbal skills, it defines you. आप किस तरह के इंसान हैं और आपके अंदर क्या अच्छाई है, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो कुछ भी हाइड नहीं कर सकता है, वो एक्सप्रेस होता ही होता है. आप कितना भी उसको हाइड करने की कोशिश करेंगे वो रिफ्लेक्ट होगा, दैट विल रिफ्लेक्ट बैक. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस स्लाइड दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द बॉडी लैंग्वेज. अगर हम किसी को कुछ भी कह रहे हैं तो हमारे वर्ड्स केवल 7% मैसेज दे रहे हैं. हमारा वोकल टोन गिव्स यू 35% ऑफ मैसेज कन्वे करता है. तो वर्ड्स एंड वोकल टोन्स दोनों मिला के 7 + 35% करते हैं, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 58% करता है. तो यू कैन थिंक ओवर इट, यू कैन थिंक दैट what is the role of non-verbal communication if you want to convey the 100% message to the person. Okay. Now, human communication occurs on 3 levels. First of all, you have to think that we are the supreme species of this world. हम humans के पास language है और किसी के पास language नहीं है. जब हमारे पास language है तो हम supreme quality of species पे आते हैं. तो हम इस संसार की सबसे एडवांस, सबसे डेवलप्ड स्पीशीज हैं जो इनके पास लैंग्वेज है. तो लैंग्वेज का हम सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं, जब हमारी एक अलग सी क्वालिटी है ये जो हमें सुप्रीम शो करती है. तो देयर आर 3 लेवल्स एट विच वी कम्युनिकेट, दैट इज इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल एंड पब्लिक कम्युनिकेशन. तो वी विल लर्न one by one now. Intrapersonal communication is very important aspect because in this we communicate with oneself. हम खुद से बात करते हैं. इसको हम अगर हिंदी में हम एक वर्ड यूज करें, मनन और चिंतन. किसी भी बात को कहने से पहले अगर हम मनन करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, या हम खुद से उसके बारे में सोचते हैं, थॉट प्रोसेस को हम करते हैं, या फिर हम कोई डिसीजन लेने से पहले वी डू सम काइंड ऑफ मनन, चिंतन, और खुद की बात को, खुद के इंस्टिंक्ट जो हमारे अंदर की सबकॉन्शियस माइंड हमें कभी कभी गाइड करता है अगर हम कुछ गलत करने जा रहे हैं कि यू आर डूइंग रॉन्ग. तो अगर हम उस भाषा को समझते हैं, उसको जानते हैं, और हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी इस तरह से डेवलप करते हैं, तो ये एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है. और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन की लाइन में कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट. इंट्रोस्पेक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, जिसको हम मनन कहते हैं, जिसको हम चिंतन कहते हैं. नाउ कम्स द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज व्हेन वी टॉक विद अदर पर्सन. जो दो लोगों के बीच में, या 3 लोगों के बीच में, या 4 लोगों के बीच में हम बात करते हैं, या ग्रुप में हम एक दूसरे के साथ वी डू ग्रुप डिस्कशन, तो दैट इज द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इसमें फेस टू फेस बातचीत होती है. जैसे इंटरव्यू है, इट्स अ काइंड ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. हम कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, वो भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है. कहीं पे ग्रुप डिस्कशन में भाग लेते हैं, जैसे एनडीए के हैं, एमबीए के जो एडमिशंस होते हैं, उसमें ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हैं. दीज आर द काइंड ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी बहुत आवश्यक है, अगर, क्योंकि हम इसी से तो हमारी लाइफ है, क्योंकि हम कम्युनिकेशन करना ही चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज है और बिना कम्युनिकेशन के हम रह नहीं सकते हैं. तो ये तो ह्यूमन की एक टेंडेंसी है, जिसको हम कहेंगे ये तो बहुत जरूरी है कम्युनिकेट करना अपनी फीलिंग्स को. और लेकिन कम्युनिकेशन करने से पहले इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करना इज अ मस्ट. कुछ भी बोलने से पहले सोचना, यानी कि इंट्रापर्सनल एंड देन इंटरपर्सनल. एंड द पब्लिक कम्युनिकेशन. पब्लिक कम्युनिकेशन का मीन्स क्या होता है? पब्लिक जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, यू आर माई ऑडियंस एंड आई एम डिलीवरिंग सम मैसेज टू यू. एंड जैसे क्लास में टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और ये
डिजिटल मोड पे या पर्सनल, जैसे क्लास में फिजिकल प्रेजेंस के साथ होती थी क्लास, अभी कोविड के कारण थोड़ा वी आर ऑन द डिजिटल मोड्स ऑलवेज। तो फेस टू फेस मैसेज इज डिलीवर्ड, दिस इज कॉल्ड द पब्लिक कम्युनिकेशन। नाउ this is very important slide, you have to think over it, do the brainstorming along with me when I explain this slide, what you intend to say। कम्युनिकेशन के ये चार लेडर है, इसको लेडर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं, कि कोई व्यक्ति हमसे क्या कहना चाहता था या हम किसी से क्या कहना चाहते थे, हमने क्या सोचा कहने के लिए, बट यू एक्चुअली से, और हमने अपने लैंग्वेज में क्या कन्वे किया, एंड व्हाट द अदर पर्सन हियर, उस व्यक्ति ने उस बात को कैसे सुना, और व्हाट द अदर पर्सन थिंक यू मेंट, उसने हमें कितना जाना कि हम उसको क्या कहना चाहते थे। ये एक लेडर ऑफ इन्फ्लुएंस है। जब इसमें कुछ डिस्टर्बेंस होता है, यहाँ पे अगर परसेप्शन सही नहीं होता है, देयर इज कम्युनिकेशन गैप। तो वी हैव टू बी वेरी फोकस ऑन दीज एस्पेक्ट, दैट व्हाट वी यू वांट टू यू इंटेंड टू से, व्हाट यू एक्चुअली से। सोचते कुछ है, मुंह से निकल कुछ जाता है। तो यहाँ पे किस चीज की कमी है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की कमी है, कि हमने अपने कॉन्सेप्ट को ठीक से स्ट्रक्चर नहीं किया, कि हमने जो बात कहनी थी उसके अलावा हमने कुछ और कह दिया। एंड व्हाट द अदर पर्सन हियर, उस व्यक्ति ने उस कॉन्सेप्ट को कैसे सुना और उसने क्या सोचा उसके बारे में। तो दिस इज द लेडर ऑफ इन्फ्लुएंस, और इन्हीं में गैप्स के कारण कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेट होता है। Our mind has three states. Mind has three state means we sometimes we think in the reasonable mind. Reasonable mind means we think about the facts, about the figures, and we think very मतलब हम कह सकते हैं कि हम बहुत to the point without thinking of others। concept को हम बिल्कुल rational होके समझ रहे हैं, that is our reasonable mind। and sometimes we excuse me, we have emotional mind। there are mind की three stages हैं, जिसको हम कहते हैं emotional mind। emotional mind, we are governed by the emotions and this creates some kind of impulsivity। impulsive होके हम जब behave करते हैं without thinking the consequences, that is the emotional mind। and reasonable mind, without thinking about the emotions of self, emotions of others। there is a this figure that is called the wise, when that this portion is the where the intersect reasonable mind and emotional mind, this is the wise mind। we need to think about others emotions, about self emotions, and then we have to act like rational, in a rational way, means recognize the feelings and then react rationally। this is the wise mind। हमें हमेशा वाइज माइंड से काम करना है, ना हमें कभी इमोशंस को नेग्लेक्ट करना है। राइट डोज ऑफ इमोशंस एंड राइट डोज ऑफ रीजनेबल माइंड, देन दिस इज कॉल्ड द वाइज माइंड स्टेट। नाउ you can do this exercise along with me, it's very interesting exercise। जिस वर्ड के ऊपर हम एम्फेसिस देंगे ज्यादा, वहां पे उस वर्ड लाइन का मीनिंग चेंज होता है। तो यू कैन डू along with me। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हर वर्ड पे एम्फेसिस देने के कारण उसका इफेक्ट और उसके इमोशंस चेंज होते हैं। यू कैन डू दिस। आई नो हाउ टू डू इट। Now you can think there is some message. I know how to do it. Now the message is changed. Change. I know how to do it. Now emphasis on how. Now the message again changed. I know how to do it. There is different message. Then comes I know how to do it. And the last, I know how to do it. Now the message get again change. So there is, you can practice this kind of thing, and you can note down these lines, and you can give the emphasis
and you can do this kind of practice. This enhance your communication skill also. I know how to do it. This is the simple sentence. You can change the effect and emotion when you give emphasis, more pressure on particular word. Now this is very interesting concept, that is reflecting back. What is reflecting back? Reflection, you all know that. What is reflection? There is reflection is the change in the direction of the wave front from where that is coming from a source. When a ray of light is coming toward us, then uski wave front get deflected, get changed, and then that light reach to the eyes of the sender, and this is called the reflection. How you convey the message and how it is grasped by the receiver and how that receiver reflect you, that is the feedback. That feedback is very much important when you do some kind of communication. आप फीडबैक जरूर लें और फीडबैक को हमेशा पॉजिटिव वे में लें, उसको अपना क्रिटिसिज्म ना समझें. जब हम उस फीडबैक को पॉजिटिव वे में लेते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल और इनहैंस होती है. तो इसके लिए जजमेंट, हमेशा जजमेंट तो करना इज अ गुड थिंग, लेकिन दूसरों का सजेशन लेना, दूसरों का क्रिटिसिज्म भी समझना बहुत जरूरी है, तभी आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी. अब एक नीचे मैंने एक सेंटेंस यूज किया है, आप उसको सोच के देखिए. इफ अ पर्सन इज मे बी वाइफ, मे बी योर हस्बैंड, योर फ्रेंड, योर ब्रदर, सिस्टर, कोई भी हो सकता है कि that person is not able to contact you and that person is worried about you. That's why जब उसने ये बात बोली, I have been worried when you don't answer the phone. I always think something negative might happen to you. This is a, you can say that it's a kind of affection, it's a kind of care, it's a kind of worry of that person. But the person replied sometimes in different way. You have experienced all these things in the life. I need not to explain this. That person give you, reflect back you in a wrong way. You are worried, you are having care for that person, but the other person reflect you in a very bad manner. That वो ये भी कह सकता है, या तो वो ये कह सकता है कि मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था, उसकी बैटरी चली गई थी, इसलिए मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाया. या फिर वो ये भी कह सकता है कि आपको इतनी चिंता क्यों रहती है, जैसे हमारे बच्चे हमारे पेरेंट्स को जवाब देते हैं कभी कभी, टीनेजर्स, कि इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं. तो हम किस तरह से किसी के लाइन को, किसी के वर्ड्स को हम रिफ्लेक्ट बैक किस तरह से कर रहे हैं, ये हमारे अपने माइंडसेट, अपने एक्सपीरियंस, अपनी एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, ये सब काउंट करता है. तो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. अब अगर आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं एंड योर बॉस आस्क यू इन द वे कि व्हाई यू आर लेट एंड यू आर गिविंग इन द रिप्लाई इन अ वेरी एग्रेसिव एंड बैड नोट, so what will be your impression? So we have to think about this, that we reflect back in a very seasoned and reasonable, with a wise mind, not the emotional mind, not the reasonable mind, only with the wise mind. We have to reflect back any kind of message. There are three kinds of communication, and this is very important. We need to learn, that is active, passive, and assertive. What is active communication? Active communication require the listener full concentration, full understanding, and also respond. This is a interactive kind of thing. When somebody, teacher is teaching you a subject, you can ask some question also. If you don't understand the concept, there is this is also a two way of communication. किसी भी concept को grasp करने के लिए we need to ask, we need to mirror, we need to paraphrasing, and then we need to we will, that the communication will be the best communication. So this kind of communication is good. There is active mode. Both are in the active mode, the narrator and listener.
because listener is fully concentrated on the concept. if he or she don't understand the concept, तो वो उससे पूछ भी सकते हैं. तो this kind of active communication we use in the classes. हम टीचर के साथ इस तरह से जब लेक्चर मोड में आते हैं तो हम कर सकते हैं. इवन वी आर डिस्कसिंग ऑन अ प्रोजेक्ट इन द ऑफिस, वी कैन हैव अ एक्टिव कम्युनिकेशन. जहां पे कुछ कंफ्यूजन है, जहां पे कुछ चेंज की जरूरत है, वी कैन कम्युनिकेट टू द अथॉरिटीज, टू द प्रोजेक्ट मैनेजर या अपने बॉस या आपस में पीयर फ्रेंड्स, पीयर्स के साथ हम बात कर सकते हैं. Now comes the passive communication. What is the passive communication? Passive communication means this is a one way of communication. One person is giving something, giving some information, and other people are only listening and note down the important points. पैसिव कम्युनिकेशन हमेशा का जो फॉर्म है वो भी एक बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हमें अपने राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है और हमें आइडेंटिफाई भी करना है कि व्हाट आर द गोल्स. जब ऑफिस मीटिंग्स होती हैं तो हमें पहले उनको सुनना है. जब हमारे जो कम्युनिकेटर हैं, जो भी हमें बता रहे हैं ऑफिस के डिसिप्लिन से रिलेटेड, या किसी कोई प्रोजेक्ट है या कोई असाइनमेंट स्कूल में है, इवन स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन प्लान हो रहा है, तो फर्स्ट वी नीड टू लिसन दैट पर्टिकुलर पर्सन. कि वो पैसिवली वी हैव टू लिसन एंड वी हैव टू नोट डाउन द पॉइंट्स जो हम भूल भी सकते हैं. तो कभी भी हम कम्युनिकेशन, जब पैसिव कम्युनिकेशन की मीटिंग में जाएं तो वहां पे हमें हमेशा डायरी और पेन लेके चलना चाहिए, जिससे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकें. क्योंकि वहां पे आपको अपनी बात को कहने का कम मौका मिलेगा, आपको सुनना ज्यादा है. तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज पैसिव कम्युनिकेशन. ये आइडियल स्टेट है, दैट इज कॉल्ड असर्टिव कम्युनिकेशन. एक्टिव एंड पैसिव कम्युनिकेशन करते समय हमें असर्टिव होके हमेशा सोचना है, यानी कि हमें दूसरे की बात को पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करना है, अपनी बात को ठीक से एक्सप्रेस करना है विदाउट बीइंग एग्रेसिव. और एक रॉन्ग लेवल के साथ हमें किसी को एक्सेप्ट नहीं करना है कि वो तो गलत ही है, मैं ही सही हूं. पहले गिव द रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन जो अपने मैसेज को कन्वे कर रहा है, और विदाउट बीइंग एग्रेसिव, अगर आप उसके पॉइंट से एग्री नहीं है तो विदाउट बीइंग एग्रेसिव यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ वेरी नाइस वे. दिस इज द असर्टिव कम्युनिकेशन. और हम पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बात करते समय हमेशा असर्टिव कम्युनिकेशन को फॉलो करना चाहिए. अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं. एक्टिव, पैसिव, असर्टिवनेस. असर्टिवनेस जो है वो एक पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जो पेरेंट्स फॉलो नहीं करते हैं और बच्चे भी फॉलो नहीं करते हैं. पेरेंट्स की बात को बिना सुने दे स्टार्ट रिएक्टिंग और इस तरह से आर्ग्यूमेंट डेवलप होते हैं. तो ये एक रॉन्ग तरीका हो जाएगा. लेकिन असर्टिव कम्युनिकेशन इज अ आइडियल स्टेट. when a person define anything, you have to listen it properly, and then you need to show express your point of view in a very calm and with patience. You have to convey your message to. There are some kind of barriers when the communication happens. We will discuss all these things. Now the physical barrier. Physical barrier, वी नो दैट आजकल हम डिजिटल मोड में हैं. फिजिकल बैरियर्स बीच में आते हैं, कभी कभी नेटवर्क चला जाता है, कभी आवाज सही नहीं आती है, तो दीज आर द फिजिकल बैरियर्स. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे हम किसी जॉब में हैं और ऑर्गेनाइजेशन है हमारा बड़ा सा, उसमें मल्टी फ्लोर्स पे हम काम कर रहे हैं. मे बी अगर हम कोई अपना टॉपिक या कोई बात अपनी कन्वे करना चाहते हैं टू अवर बॉसेस, तो कुछ ऐसे फिजिकल बैरियर्स भी हो सकते हैं कि वो कोई दूसरे फ्लोर पे हो सकता है, तो हम अपना प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे हैं. यानी कि जैसे अगर कोई बॉस ने हमें कोई प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया है और कहा है कि इसके बारे में थोड़ा सोचो और मुझसे डिस्कस करो, और अगर हम उस जगह पे, जब उन्होंने कहा है हमसे मुझसे डिस्कस करो, हम उसको फोन पे डिस्कस कर रहे हैं, तो दैट गिव अ रॉन्ग इम्प्रेशन. You have to go personally to that person because उन्होंने आपसे कहा है कि आप मेरे से डिस्कस कीजिए इसको, तो यू हैव टू गो. तो दीज आर द फिजिकल बैरियर्स. इसका हमें हमेशा ध्यान रखना है कम्युनिकेशन करते समय कि फिजिकल बैरियर बीच में नहीं आने चाहिए.
Now, this is very important thing that is called perceptual barrier. Perceptual barrier means how we perceive others emotions, others expressions, others feelings and other verbal note. Because यहाँ पे हमारा प्री कंसीव्ड बिलीफ सिस्टम एक बैरियर का काम करता है. प्री कंसीव्ड बिलीफ सिस्टम मीन्स जो हमारा माइंडसेट है, जो हमने अपना माइंडसेट बनाया हुआ है, यहाँ पे वो एक बैरियर का काम करता है. जैसे कुछ आप देख रहे हो सोसाइटी में इतने क्राइम्स हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि परसेप्चुअल बैरियर है. अगर गर्ल्स एंड विमेन आर आउटसाइड they are from the outside the home and they are working, they are going somewhere, यहाँ पे जो क्राइम्स होते हैं वो परसेप्चुअल बैरियर के कारण होते हैं. उन व्यक्तियों ने विमेन्स को इतना एम्पावर्ड नहीं देखा है और ऐसी फीलिंग के साथ वो फीमेल्स को जब देखते हैं तो उनके अंदर एक तरह का ईगो डेवलप होता है और दिस इज अ परसेप्चुअल बैरियर. हम बचपन से जैसी हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, हमने प्री कंसीव्ड हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, सबसे बड़ा परसेप्चुअल बैरियर है वो, जो सोसाइटी को, उसके डेवलपमेंट को, सोसाइटी की ग्रोथ को हिंडर करता है. तो हमें इसके बारे में जरूर सोचना है कि इस तरह के प्री बिलीफ सिस्टम्स को हमें चेंज करना है. हमें समय के साथ साथ अपने सिस्टम को अपग्रेड करना है. जैसे हम मोबाइल में न्यू सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहते हैं, वैसे हमें सोसाइटी की जरूरत के हिसाब से अपने प्री कंसीव्ड बिलीफ सिस्टम को भी अपग्रेड करना है और ये सबसे बड़ा बैरियर है देश की प्रोग्रेस में. नाउ द कल्चरल बैरियर तो है ही. कल्चरल बैरियर में रिलीजन आ जाता है, कल्चरल बैरियर में लैंग्वेज आ जाती है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो हमें. कल्चरल बैरियर मीन्स जो चीज हमारे यहाँ पे सही है वो किसी और कंट्री में उसको डिफरेंट फॉर्म में यूज किया जा रहा है. जैसे हम किसी से नमस्कार करते हैं और वे ऑफ ग्रीटिंग को ही ले लें, अगर हम किसी के साथ नमस्कार करते हैं और हम बाहर की कंट्री में हम किसी को हग करते हैं एंड वी गिव अ चीक टू चीक किस ऑल्सो. तो दिस इज द चेंज, दिस इज अ कल्चरल बैरियर. अगर हम चीक टू चीक किस यहाँ पे करेंगे तो हम उसको एक सही फॉर्म में नहीं एक्सेप्ट करेंगे. तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज द कल्चरल बैरियर. तो जिस तरह का जैसा कल्चर हो हमें वैसा बिहेव करना है, हमारा कम्युनिकेशन वैसा ही होना चाहिए, तभी हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा. नाउ कम्स द इमोशनल बैरियर. इमोशनल बैरियर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बैरियर. इज अ वेरी सोचने की बात है कि दिस इज अ काइंड ऑफ मेंटल वॉल्स. मेंटल वॉल्स जो हमें किसी के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए कंट्रोल करती हैं, रोकती हैं. हम ठीक से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं. ये क्या है? जैसे कि अभी कोई व्यक्ति गुस्से में है. एंगर इज अ काइंड ऑफ इमोशनल बैरियर. व्हेन वी आर इन द एंगर मोड हमारे ब्रेन के बहुत सारे न्यूरॉन्स क्लोज हो जाते हैं और मैसेज ठीक से कन्वे नहीं होता है. आपने देखा होगा जो व्यक्ति गुस्से होता है वो आपकी बात को नहीं समझता है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑल्सो, वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द थॉट प्रोसेस ऑल्सो. हमें अपने थॉट प्रोसेस को चेक करना है, इमोशंस को कंट्रोल करना है, तभी हम इमोशनल बैरियर से बाहर आ सकते हैं. otherwise the message will not be conveyed 100%. now the interpersonal barrier भी एक important thing है जिसमें हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट को भूल जाते हैं. एम्प्लॉयर को एम्प्लॉइज की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, उनकी बात को सुनना भी चाहिए. जहां पे ये बैरियर बीच में एक गैप होता है, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन गैप एंड दिस इज द इंटरपर्सनल बैरियर. हम दूसरों के लिए कितने सेंसिटिव हैं, हम कितने फ्लेक्सिबल हैं, एंड व्हाट आर अवर नेगोशिएशन स्किल्स. नेगोशिएबल स्किल्स क्या है हमारी, हम किस तरह से नेगोशिएट कर सकते हैं. और इसमें मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि एक राजा थे, उन्होंने अपना भविष्य दिखाने के लिए एक किसी एस्ट्रोलॉजर को बुलाया. तो एस्ट्रोलॉजर ने उसका भविष्य देखा, उसकी पत्री को पढ़ा और उन्होंने उसको कहा
कि आपके सामने आपकी पत्नी और आपके बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। तो राजा को बहुत गुस्सा आया, ही वॉज वेरी एंग्री, और उन्होंने उसको पनिशमेंट दे दिया, जेल कर दिया और हैंग कर दिया। तभी उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर उसने किसी और एस्ट्रोलॉजर को बुलाया। उस एस्ट्रोलॉजर ने उसका भविष्य देखा, उसने देखा कि वही चीज है, सेम है। तो उन्होंने उसको कैसे कहा, उन्होंने राजा से कहा कि आपकी लाइफ बहुत लंबी है और आप तो अपनी वाइफ और अपने बेटे से भी ज्यादा उम्र लेके आए हैं। दिस इज द वे ही सर्कुलेट द सेम मैसेज जो पहले किसी ने बोला था। उन्होंने उसी सेंटेंस को डिफरेंट फॉर्म में बोला एंड उन्होंने उसको इनाम दिया और बहुत सारे गिफ्ट्स दिए और थैंक यू बोला। तो दिस इज द वे हाउ वी कन्वे अवर मैसेज। हमें अपने मैसेज को कन्वे करते समय खुद को सेन रखना है, खुद को काम रखना है, खुद को पीसफुल रखना है। अगर हम बहुत सारे इमोशंस के साथ हैं तो हम ठीक से मैसेज कन्वे नहीं कर पाएंगे, और यही है इंटरपर्सनल बैरियर। जेंडर बैरियर तो है ही, हाउ ऑपोजिट जेंडर बिहेव, ये भी एक पॉइंट ऑफ एक्ट है जिसको हम बहुत डिस्कस करते हैं कि वो लेडी है, वो मेल है, वो फीमेल है। ये इस तरह का जो बैरियर है ये हमारी सोसाइटी के ग्रोथ को रोकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जेंडर बैरियर को हमें नहीं रखना है, क्योंकि नाउ डेज दिस प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड बाय अवर न्यू जनरेशन, बट still there is a mile to achieve to eradicate it completely. Women are out for work, for study, but even then we are not accepting them as a human being, as the same equality. There is gender inequality persist in the society, so we need to eradicate it properly, then our society will grow. नाउ द लैंग्वेज बैरियर, यू ऑल नो दैट। कोई भाषा का अगर हम यूज करेंगे, यानी कि जैसे अगर मैं आपके साथ हिंदी में बात कर रही हूँ तो आप समझ रहे हैं क्योंकि वो हमारी मदर टंग है। अगर मैं किसी और रीजनल लैंग्वेज में बात करूंगी, जैसे मैंने कन्नड़ा में बात किया, जैसे मैंने तमिल में बात किया, तो केवल उतने ही लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे जो उस लैंग्वेज से जानते हैं। तो हमेशा कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें आप मास को कवर कर सको, ज्यादा लोगों के साथ आप इंटरेक्शन कर सको। यानी कि यू शुड नॉट यूज, if you are communicating some message, you need not to use so much hefty language to show your impression कि आपको बहुत नॉलेज है, आपकी लैंग्वेज बहुत एनहांस्ड है। दिस इज नॉट द वे, प्रॉपर वे। तो आप मैसेज कन्वे नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ इन अ सिंपल लैंग्वेज जो आपको अंडरस्टैंड हो रहे, आप समझ रहे हैं, एंड इफ आई स्टार्ट यूजिंग सो मेनी सिनोनिम्स, सो मेनी हैप्टी वर्ड्स, you will not get the proper information what I need to convey you. तो अगर जब भी कम्युनिकेट करें, योर लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड शुड बी अंडरस्टूडेबल बाय अदर्स। नाउ कम्स द, these are the barriers which we discussed. Now you know that the power of the word is supreme. You have to listen it in a silent mode, then you will be able to perceive the concept. There are some keys. You can be an active listener. How to be attentive? Put the speaker at the ease. You have to be focused while listening to others. चाहे हम आपस में फ्रेंड्स भी बात करें तो हमें फ्रेंड की पूरी बात को ध्यान से सुनना है और उस स्पीकर को ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, उसके साथ एम्पैथी रखनी है। यानी कि खुद को, यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन द अदर्स शूज, उसकी जगह पे रख कर आपको सुनना है, उसको पेशेंस रखना है और किसी भी तरह का प्री कंसीव्ड बिलीफ सिस्टम बीच में नहीं लाना है कि ये तो ऐसा ही कहेगा। हम मोस्टली ये बात कह देते हैं, तो ये एक बहुत खराब हैबिट है, इसको आप मत यूज कीजिए। उसके टोन को सुनिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो वो कह नहीं रहा है उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि पे अटेंशन टू व्हाट इजंट बीइंग सेड, जो नहीं कहा गया है उसको समझ लिया अगर आपने, तो यू आर अ गुड कम्युनिकेटर। अगर आप अंडरस्टैंड भी करते हैं, अगर आप परसीव करते हैं दूसरे की फीलिंग्स को, देन यू आर अ वेरी गुड कम्युनिकेटर ऑल्सो, क्योंकि कम्युनिकेटर is always active listener.
If you are a good listener, you always be a good communicator, and you can ask the questions also. If you are not getting the concept in a right way, you can ask some question ki what you want to say about this point, I don't understand your feelings. You can ask about that, and then you can reflect in a positive way with the empathy, without the non judgmental approach. How to overcome these kind of barriers? We can overcome these barriers because जैसे मैंने कहा था कि aptitude क्या है? Aptitude is a kind of natural ability, innate quality of person. But ये quality भी हम enhance कर सकते हैं with the practice, with the training. And how to overcome the barriers of the communication? You have to think that the person taking the receiver more seriously. कैसे? जो व्यक्ति ने आपकी इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प किया है, वो आपसे जब रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है तो उसकी बात को सीरियसली लीजिए, उसकी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने ऐसा क्या कहा जो इसको समझ में नहीं आया, या उसकी तरफ से क्या फीडबैक आ रहा है. इट्स अ काइंड ऑफ फीडबैक फॉर्म, फीडबैक थिंग. दैट क्रिस्टल क्लियर मैसेज. आपका मैसेज शुड बी ऑलवेज वेरी क्लियर. उसमें कुछ एम्बिगुअस चीजें नहीं होनी चाहिए कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं और भाषा कुछ और इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आपकी फीलिंग्स कुछ और है, कह कुछ आप और रहे हैं. क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको शायद ये पता होगा कि हम एक दिन में 60,000 थॉट्स हमारा ब्रेन डेवलप करता है. हम 60,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं माइंड में. तो ये थॉट्स का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है. हमारे जो थॉट्स हैं हमें उसको चेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. इमोशन इज द सेकंड स्टेज आफ्टर द थॉट्स. एक थॉट क्रिएट हुआ, मन में आया कुछ, उससे एक इमोशन डेवलप हुआ और उसने हमारे एक्शन को रेगुलेट किया. तो वी हैव टू चेक एट द स्टेज ऑफ थॉट, क्योंकि थॉट को ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, इमोशन को कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट. उसके लिए हमें बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है. डिलीवरिंग मैसेज स्किलफुली. हमें अपने मैसेज को बहुत अच्छे तरीके से ही देना है दूसरे को, और रिसीवर पे फोकस करके देना है. हम अपनी स्किल दिखाने के लिए मैसेज नहीं दे रहे हैं कि हमें बहुत स्किल है, हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छी है और हम बहुत स्मार्ट हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंस है हमें. हम उसके लिए मैसेज कन्वे नहीं कर रहे हैं. हम ये इसलिए मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि रिसीवर हम पर फोकस है, हमारे मैसेज को ठीक से ग्रास्प कर रहा है कि नहीं. तो हमें अपनी क्वालिटी को एनहांस करना है. इफ अ टीचर इज टीचिंग इन द क्लास एंड द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, तो उस टीचिंग का क्या फायदा है. तो हमें डिफरेंट मोड्स यूज करते रहना है कि इस कंडीशन में बच्चों को समझ में नहीं आया है तो मुझे थ्रू डूइंग एक्टिविटी से बच्चों को समझाना है. तो हम टीचर्स डिफरेंट डिफरेंट मोड्स यूज करते रहते हैं किसी कॉन्सेप्ट को देने के लिए बच्चों को. तो टीचर्स में ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, और जो टीचर्स ऐसा करते हैं वो हमेशा बच्चों के फेवरेट टीचर्स भी होते हैं. तो ये सब बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है, इमोशनल, बहुत इमोशंस और रीजनेबल माइंड का बैलेंस बना के हमारा माइंड की स्टेट होगी अगर, तो वी कैन ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ this is the sole concept of communication, that when you talk you are only repeating what you already know. If you listen you may learn something new. अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आप वही बात रिपीट कर रहे हैं जो आप जानते हैं, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो आप कुछ नया जरूर सीखेंगे. इट्स अ वेरी गुड कोट ऑफ दलाई लामा. And I want to say that communication में you need to be a very active listener. Thank you. This was my slide. I will stop my sharing this. Now I'll wait for your questions. Thank you so much, ma'am. It was a very interesting presentation and informative presentation. Actually, I was listening very carefully. That's why आपने खत्म किया तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया वापस आने में. बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था, और अगर मैं कहूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी था, बिकॉज नाउअडेज एवरीवन इज, जैसा आपने एक जो बात कही कि एवरीवन इज लिसनिंग फॉर रिप्लाई नॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग.
ये रियली ये बहुत बहुत ही सही बात है। आजकल कोई कुछ कहना शुरू करता है उससे पहले हमारे दिमाग में चलने लगता है कि अब हम इसकी बात का जवाब क्या देना है हमको। वो क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाहता है, वो सब एक किनारे। जैसे उसने कुछ कहा हमारे दिमाग में तुरंत ही आ गया कि अब हमने इसको क्या जवाब देना है। तो ये वास्तव में इस चीज़ ये में मिसकम्युनिकेशन जो है यही सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा है। देख रहे हैं आप मीडिया में कि जरा एग्ज़ैक्टली, सा कोई एक मैसेज सर्कुलेट होता है, उसको मिस इंटरप्रेट करके बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जो सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। ये कम्युनिकेशन एग्ज़ैक्टली। गैप है। दिस इज बिल्कुल, कम्युनिकेशन गैप। ओके। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और ये गैप जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वास्तव में जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं डेवलप होगी, जब तक कि ये चीज़ें खत्म नहीं होंगी। अगर आप इन्हीं मतलब जवाब देने के लिए अगर सुन रहे हैं तो आप कभी भी सामने वाले को समझ नहीं सकते कि एक्चुअली उसकी फीलिंग क्या है। जैसा आपने कहा ना जी। कि ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि जो नहीं कहा गया उसको भी समझें। जो कहा जा रहा है हम उसको ही नहीं समझना चाहते हैं। तो जो नहीं कहा गया था उसको समझना तो बहुत बात की बात हो जाती है। तो मैं मन अपने की सभी भाषा। व्यूअर्स से दिस इज मन की भाषा। मैं रिक्वेस्ट जी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो एक बात आज यहाँ पर डिस्कस हुई है कि जो नहीं कहा जा रहा है उसको भी सुनने की कोशिश की जाए डेफ़िनेटली हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए। कई सारे क्वेश्चन हैं मैडम, मैं ज़्यादा क्वेश्चन्स नहीं लूँगा क्योंकि हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है। एक क्वेश्चन है कम्युनिकेशन whether passive or assertive or active will become successful only when the receiver is able to decode it. Do you agree with this statement? हाँ, दिस इज द थिंग ना कि जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है हम उसको ठीक से परसीव कर रहे हैं और उसमें फीडबैक ले रहे हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए फीडबैक का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी वो टू वे कम्युनिकेशन होगा। अगर टू वे कम्युनिकेशन करना है तभी ठीक से मैसेज भी कन्वे होगा। तो फीडबैक इज ऑलवेज रिक्वायर्ड और फीडबैक लेते रहना चाहिए। जैसे हम टीचर्स हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, उसके बाद हम फीडबैक के फॉर्म में एग्जाम लेते हैं, बच्चों से क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ फीडबैक कि जो कॉन्सेप्ट हमने बच्चों को दिया वो उन्होंने समझा कि नहीं समझा। इसी तरह से हम ऑफिस में भी ये काम कर सकते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में भी कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड थिंग। Uh, एक 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 और बात आती है कि कई बार ऐसा होता है, बीइंग अ टीचर हम लोग भी ये चीज़ देखते हैं कि स्कूल में क्लास में जो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हमें मान लेते हैं कि वो सबसे ज़्यादा होशियार है नॉर्मली। मतलब 5-10% छोड़ दिया जाए तो नॉर्मली ये टेंडेंसी होती है कि जो बच्चा क्लास में ज़्यादा एक्टिव होता है हम ये मान के चलते हैं कि ये बच्चा ज़्यादा होशियार है, भले ही वो पढ़ने में होशियार ना हो। तो और जो बच्चे इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, जो बच्चे कम बोलते हैं, वो उन बच्चों को हम मान लेते हैं कि ये बच्चा थोड़ा-सा मतलब कम होशियार है। क्या ऐसा ऐसा कुछ सिस्टम है कि हम ये जो बच्चे कम बोलते हैं, उन बच्चों को हम उनकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते कर सकते हैं? हैं, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग हमारी कम्युनिकेशन स्किल को इनहेंस करती है। तो ऐसे बच्चों को हमें आगे लाने की कोशिश करनी है। हम उनको एक छोटे छोटे टास्क दे सकते हैं कि ओके, इस कॉन्सेप्ट को यू। और हम आपकी रैंडमली हम देखते थे कि कुछ बच्चे पैसिव हैं क्लास में, तो हम उनको पैसिवनेस को चेक करने के लिए कभी कभी हम क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। ये आप भी जानते होंगे अरशद जी, और सभी टीचर्स ऐसा जी, जी। करते हैं, क्लास को जगाने की कोशिश करना। तो हम उनको छोटे छोटे प्रैक्टिस सेशंस दे सकते हैं और उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। और स्कूल ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम बच्चों की ये कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकते हैं। उनको छोटे छोटे असाइनमेंट दे सकते हैं। वी कैन गिव देम सम असाइनमेंट कि आप असेंबली में जाके एक थॉट बोलो। ठीक है, आप न्यूज नहीं पढ़ पाओगे, आपको थोड़ा डर लग रहा है, यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस, तो इस तरह से कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड किया जा सकता है। इट्स कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है। और बच्चे ग्रोइंग स्टेज में बहुत कुछ ग्रैस्प करते हैं, कभी कभी उनकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो जाती है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। एक क्वेश्चन स्क्रीन पे है, शायद आपको दिख रहा होगा, Ma'am, what इलारानी do दास you जी का do है। when people say that you are feel confident, but inner we know that we have low esteem? ऐसा तो होता ही है। देखिए, कभी कभी हम लो एस्टीम होते हैं, कभी कभी हम सेल्फ एस्टीम डेवलप कर लेते हैं, कभी कभी हम हाई एस्टीम भी होते हैं। तो ये तो हमें खुद को सेल्फ चेक करते ही रहना है, क्योंकि अगर हम सेल्फ को चेक नहीं करेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी इनहेंस नहीं होगी। अपनी पर्सनैलिटी फीडबैक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से भी लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा, इंट्रापर्सनल इज अ काइंड ऑफ मनन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो ये काम हमें करते रहना चाहिए, और इट्स वेरी नॉर्मल कि कभी हम लो एस्टीम हो सकते हैं, कभी हम हाई एस्टीम हो सकते हैं। ये तो एक नॉर्मल थिंग है, इसमें कुछ भी एबनॉर्मल। वहां हम कह सकते हैं कि देयर इज सम काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी, कुछ टाइप का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है डेवलप, वो अपने आप को गॉड समझ लगे हैं। तो दिस काइंड ऑफ थिंग, तो ये गलत कंडीशन है कि हम खुद को कभी भी नेगेटिव इमोशंस को एक्नॉलेज भी करना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। होप जी यू आर सेटिस्फाइड विद माय आंसर। जी, जी, बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात है कि स्पेशली जो स्कूल्स आजकल जो स्कूल्स हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं जो, और भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, और अब तो गवर्नमेंट स्कूल्स में, स्टेट स्कूल्स में भी ये सारी चीज़ें आने लगी हैं। और ये बहुत ही एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम बच्चों को छोटे-छोटे से टास्क दे करके उनको अंदर कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक जैसे आपने कहा कि भाई ठीक है, तुम 10 सेंटेंस की न्यूज़ नहीं बोल सकते, बट यू कैन स्पीक 1 सेंटेंस थॉट। तो आप थॉट बोल सकते हैं, या आप जो है वर्ड मीनिंग बोल सकते हैं। आजकल स्कूल में तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। सो धीरे-धीरे बच्चा उसमें डेफ़िनेटली जो है वो इम्प्रूव करेगा। मैम, एक क्वेश्चन और है हमारा कि जो असर्टिव कम्युनिकेशन की जो आपने बात की है, क्या इसके लिए कोई स्पेशल टेक्निक्स भी रिक्वायर्ड होती हैं? इज़ देयर एनी रिक्वायर्ड टेक्निक फॉर असर्टिव कम्युनिकेशन? आवाज़ आवाज़ नहीं आ रही मैम आपकी। असर्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है दूसरे की बात को पहले सुने, अपनी बात को कम बोले। जो मैंने फर्स्ट कोट में कहा कि दूसरे को सुनने सुने, अपनी बात का जवाब देने की पहले कोशिश ना करें। तो असर्टिव कम्युनिकेशन ऐसी ही थिंग है कि हम बिना जज किए हुए दूसरे की बात को पहले समझने की कोशिश करें, वो कहना क्या चाह रहा है। हो सकता है कि उसके वर्ड्स प्रॉपर ना हो, जो वो कहना चाह रहा है वो कन्वे नहीं हो रहा है, तो हम जो कहा नहीं है उसके ऊपर ध्यान दें, और जो वो कह रहा है उस पे भी ध्यान दें। तो हम किसी के पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि कभी ऐसा होता है कि हमारा किसी से आर्ग्यूमेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी हर बात को डिनाई करना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उसकी बात को पहले सुनना है। फिर उसको हम पोलाइट वे में ये कह सकते हैं कि देखिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे डिफर करता है। In a very polite way, with patience, we can give this kind of information. तो ये assertive communication है। assertive communication को यही समझिए, नॉन जजमेंटल अप्रोच विद एम्पैथी। बिल्कुल सही कहा आपने मैम। और ये बहुत ज़रूरी भी होता है कि हम सामने वाले के पर्सपेक्टिव को भी समझें, उसका क्या व्यू है उसको भी समझें। लाइक एक अक्सर व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो आती है, पिक्चर आती है, जिसमें एक 6 बना हुआ है, और एक तरफ एक पर्सन है, एक तरफ दूसरा है। वो कह रहा है ये 9 है, दूसरा कह रहा है ये 6 है। सो नो डाउट हमारे हिसाब से, हमारी तरफ से, हमारे व्यू से वो सही है, 6 है, बट सामने वाले के व्यू से वो 9 भी सही है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आपने बचपन में कहानी सुनी होगी ना, हाथी वाली के, हाथी को कुछ ब्लाइंड लोगों जी, को जी, देखने के लिए किया गया। किसी ने पूंछ पकड़ी तो उसने कहा कि ये तो बहुत पतला सा इसका फिगर है, किसी ने जी, उसके जी, पैर पकड़े, किसी ने उसकी जी, सूंड जी, पकड़ी। तो ये असर्टिव कम्युनिकेशन ही समझ, लेकिन जी, जी, कंबाइन करने के बाद एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि आर्ग्यूमेंट जो है इज नॉट अ गुड थिंग, डिस्कशन इज अ गुड थिंग। डिस्कशन है। आर्ग्यूमेंट एंड डिस्कशन में ये फर्क है, एक माइन्यूट सी लाइन है कि जहां हम दूसरे की बात को भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अपनी बात को भी कह रहे हैं कि कोई एक तरह का व्यक्ति नहीं है, सबकी पर्सनैलिटी यूनिक है, तो उसकी बिल्कुल, अलग अलग क्वालिटीज भी हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना है। दैट इज कॉल्ड द असर्टिव कम्युनिकेशन। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही। हम्म। चलिए हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि प्रेजेंट यूथ आर वेरी एग्रेसिव एंड डू नॉट लिसन
to anyone. So how do we can capture their attention? सारा जो टैग है वो यूथ पे असर, पहले तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज अ पेरेंट। हमारा पर्सपेक्टिव, हमारी सोच, हमारा एनवायरनमेंट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम जो आज की जनरेशन है। इसी को तो जनरेशन गैप कहते हैं। हम उनके हिसाब से अपने सिस्टम को अपडेट क्यों नहीं करते हैं? सिस्टम अपडेट अगर होता रहेगा प्रॉपर तरह से तो हम ये कभी नहीं कहेंगे कि यूथ बहुत एग्रेसिव है। अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा फ्लॉ है, हमने उनको क्या सिखाया है बचपन से, ये भी तो एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। आज वो जो भी इफेक्ट दे रहे हैं हमें, शायद उन्होंने हमसे ही सीखा है। हम भी कभी एग्रेसिव होके उनकी परवरिश में कई बातें करते रहते हैं जो बच्चे एक मिरर न्यूरॉन से ग्रास्प करके उसको अडॉप्ट कर लेते हैं लाइफ में। तो एग्रेसिव हम भी होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे ने तो हमसे ही सीखा है ना। कहीं वो इनबॉर्न होके तो क्वालिटी लेके नहीं आया है, उसने एनवायरनमेंट से ही सीखा है एग्रेशन। बिल्कुल तो बिल्कुल हमें उसको पेशेंटली डील करना है। आप करेंगे तो बच्चा थोड़े देर में खुद ही समझने लगेगा कि मुझे भी पेशेंस का यूज करना है। exactly. मिररिंग, पैराफ्रेजिंग, दैट बिल्कुल आई एक्सप्लेन। बच्चा बच्चा जो सीखता है अपने घर में ही सीखता है। और इससे एक जो जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं या जो हमारा बिहेवियर होता है वो बच्चा उन्हीं चीज़ों को देख के, क्योंकि बचपन में बच्चे देख करके ज़्यादा सीखते हैं इंस्टेड ऑफ उनको समझाने से। वो जो आप करेंगे वो बच्चा वही करेगा। अगर आपका जो बिहेवियर होगा वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उस चीज़ को वो रिफ्लेक्ट करेगा इन फ्यूचर। और बच्चा सीखता सबसे ज़्यादा घर से ही है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम वो घर में ही रहता है, बाहर तो वो थोड़े से You समय के लिए and स्कूल्स वगैरह जाता है। we need to be a role model for the child। जो हम एग्जैक्टली। बच्चे में बिहेवियर डेवलप करना चाहते हैं वो हमें पहले अडॉप्ट करना है, तभी हम कर पाएंगे। हम तो पूरे टाइम मोबाइल पे हैं और बच्चे से कह रहे हैं कि आप मोबाइल क्यों छेड़ते हो। एग्जैक्टली। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। पूरे टाइम हम तो मोबाइल पे ही हैं, हम बहुत मीटिंग कर रहे हैं, बहुत मेल चेक कर रहे हैं, तो बच्चे को क्या पता, बच्चा भी वही काम करेगा ना। अगर आप किताब पढ़ते हुए दिखेंगे तो बच्चा भी किताब उठा के पढ़ने किताब लगेगा। पढ़ते हुए एक स्टोरी तो भी इसकी छोटी सी इट्स है। अ काइंड ऑफ रोल जी 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 मॉडलिंग भी जी जी। इस पे भी इफेक्ट करता है बॉडी। बिल्कुल चलिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं और आगे आने वाले सेशंस में हम इनको लेंगे। हाँ, कल हम कल अपने बॉडी लैंग्वेज पे हम लोग जी बात जी जी करेंगे, है जी ना। जी। बहुत इंपॉर्टेंट अ, कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे और साथ जुड़े रहें आप सभी लोग। कल 4 बजे हम लोग फिर से जुड़ेंगे बॉडी लैंग्वेज, बॉडी जेस्चर्स एंड लैंग्वेज पे बात करने के लिए। और 3 दिन का ये है, परसों हम लोग टाइम मैनेजमेंट पे बात करेंगे और साथ में जो क्वेश्चंस आज रह गए उन क्वेश्चंस को भी हम लोग कल टेकअप करेंगे। फीडबैक लिंक जो है इट हैज बीन शेयर्ड इन लाइव चैट बॉक्स। आप लोग फीडबैक लिंक को वहाँ से फीडबैक दे सकते हैं। कल कल शाम को 4 बजे तक ये लिंक्स ओपन रहेंगे। कल शाम को 4 बजे के बाद ये लिंक बंद हो जाएंगे। सभी से अनुरोध है फीडबैक लिंक जरूर बने, सो दैट हमको सर्टिफिकेट जनरेट करने में प्रॉब्लम्स ना हो। आने वाले टाइम में हम लोग अभी आप फीडबैक लिंक में देखेंगे, फीडबैक लिंक में हमने मेंशन किया हुआ है सब्जेक्टिव वेबिनार्स हमने शुरू कर दिए हैं। 20 को इकोनॉमिक्स का है, 23 और 24 में बिजनेस स्टडीज का है। तो आपके आसपास जो भी बच्चे क्लास 12 के हों उनको आप उस वेबिनार के बारे में इस चैनल को आप रेफर कर सकते हैं। शाम को 4 से 5 ये वेबिनार सब्जेक्टिव वेबिनार्स भी होंगे और बाद में आगे और डिफरेंट, अभी तो हमने इकोनॉमिक्स बीएसटी कर लिया है, आने वाले समय में हम क्लास 6 to 12 सभी सब्जेक्ट के जो है सभी ग्रेड्स के इस तरीके के वेबिनार सब्जेक्टिव वेबिनार्स करेंगे। सो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लीना मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अभी बिजी सबको बहुत शेड्यूल से नमस्कार, अपने बहुत नमस्कार सबको। निकालते हैं। आपने मुझे सुना अ, और शायद मैं नहीं कुछ लोगों आपकी क्वेरीज दूर कर पाई हूँ और कुछ थोड़ा सिखा पाई हूँ आपको थोड़ा बहुत। वी डिस्कस्ड लॉट, बट हो सकता है कि कुछ कुछ चीजें आप एक्सेप्टेबल ना हो आपको, तो उसके लिए भी मुझे क्षमा करें। एंड थैंक यू अर्शद जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ आप जब हाँ कर देती हैं हमारे इस शो में आने के लिए, क्योंकि हमारे व्यूवर्स को भी आपके जो भी वेबिनार्स हैं बहुत पसंद आ रहे हैं लगातार, थैंक यू। क्योंकि ये हमारा तीसरा वेबिनार है और आने 2 हमें और करने। तो हमारे व्यूवर्स को भी आपका ये जो वेबिनार है बहुत पसंद आ रहा है। वे ऑफ प्रेजेंटेशन, चीज़ों को समझाना और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इवन मैं भी बहुत कुछ चीज़ें जो है इनसे सीख लेता हूँ।